तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। वीडियो है ना इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर का, ये आज तक का सबसे ज़्यादा यूनिक वीडियो हमारा होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर 2 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? वीडियो का जो फर्स्ट हाफ रहेगा यानी कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला रहेगा, वो आपको कृष्णा सर पढ़ाएँगे, ठीक है? और जो आपका वीडियो का सेकंड हाफ रहेगा यानी कि आपका सेक्शन बी रहेगा, भारतीय आर्थिक विकास वाला, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा यानी कि जय सर पढ़ाएँगे आप, ठीक है? तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कल जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है और जो परसों आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सैंपल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएँगे ना बच्चों, बड़े ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है? और ये सैंपल पेपर हम आपको हिंदी मीडियम में भी करवाएँगे और इंग्लिश मीडियम में भी करवाएँगे, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से नए-नए तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, मतलब जिसमें मैं और कृष्णा सर आपको दोनों मिल कर के पढ़ाएँ, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है? इस वीडियो पर ना एक लाइक का टारगेट हम लोग रख लेते हैं और वो लाइक का टारगेट है बच्चों हमारा 700 लाइक्स का, ठीक है? मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी 700 लाइक्स कंप्लीट करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोज़ जो भी बच्चे देखते हैं क्लास 11th के, तो ज़्यादातर बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं या इवनिंग शिफ्ट के हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? देखता हूँ मैं, मुझे लगता है जहाँ तक कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा है, बाकी कमेंट से तो हमें आइडिया लग ही जाएगा। और 700 लाइक्स का हमारा टारगेट है, तो इसको भी कंप्लीट करवा दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। इको का सेक्शन ए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मेरा दोस्त अतुल जो गायक है, आज के दो क्रिया उसके जो है दो क्रियाकलाप नीचे दिए गए आपको बताना है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर इसके जो दोस्त है, मेरा एक दोस्त है अतुल जो गायक है, आज के उसने दो क्रियाकलाप किए। एक तो क्या है कि सुबह उसने गायन के लिए मंच पर कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में उसने जो है 10,000 रुपए प्राप्त किए। एक इसका क्रियाकलाप हो गया, यानी एक काम कर लिया इसने। दूसरा, इसने शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन जो है घर पर मनाया, उसके लिए उसने एक गाना गाया था। तो ये तो एक आर्थिक क्रियाकलाप था ऊपर वाला। जिस आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, जिससे पैसे आपको प्राप्त हो, ठीक है? एंड ये आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, ये गैर आर्थिक, ठीक है? तो ये याद कर लेना। आपका ऑप्शन में भी अगर हम देखें, ऑप्शन में भी वही निकल कर आएगा। ऊपर दी गई सूचनाओं के आधार पर कौन सा सत्य है? तो क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया है। ये आपका ऑप्शन का ही है, वही सही निकल कर आ जाएगा। बाकी आप देखें, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, अब वो अपनी बेटी की जो जन्मदिन है उसमें थोड़ी नहीं काम कर रहा, वो एक तरह से यहाँ पे ये गैर आर्थिक हो गया, इसके लिए इसको पैसे नहीं मिले। आगे आएंगे तो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, टू एक्टिविटीज ऑफ माय फ्रेंड अतुल हु इज अ सिंगर आर गिवन बिलो। एंड यहाँ पे बताया हुआ है, इन द मॉर्निंग ही डिड अ प्रोग्राम ऑन स्टेज फॉर सिंगिंग एंड गोट 10,000 एज फीस उसने लिया। इन द इवनिंग वी सेलिब्रेटेड हर 4 year old daughter बर्थडे at home and she sung a song for her। तो ये क्या है, एक तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड दूसरा जो है नॉन इकोनॉमिक। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही हो जाएगा इंग्लिश मीडियम। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी श्रृंखला के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो समावेशी क्या होता है? ऊपरी सीमा का मान वह उसी वर्ग का अंतराल में शामिल होता है। ऊपरी सीमा का मान पिछले वर्ग अंतराल में शामिल होता है। एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है, या इसे खुले सिर वाली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सही कथन को देखें तो ऑप्शन जो का है आपका
ऊपरी सीमा का जो मान है उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। ऑप्शन का इसका सही होगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट अबाउट जो है इंक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास जो है इंटरवल। ये आपका ऑप्शन जो ए है वो सही निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन तीसरा है, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है कि लोग दुर्लभ संसाधनों का उचित उपयोग से संतुष्ट कैसे करते हैं। ये इसका अध्ययन है। ऑप्शन जो ग निकल कर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे तो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल सेटिस्फैक्शन विद फेयर यूज ऑफ जो है स्केर्स रिसोर्सेज। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सांख्यिकी विधि के चरणों का सही क्रम क्या है, यानी सांख्यिकी जो विधि हम पढ़ते हैं उसके सही चरण आपको बताने, जिसके अंदर आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन। ये आपका चैप्टर भी कुछ इसी टाइप से अगर देखेंगे तो आपके है। एंड यही आपका ऑप्शन का ही जो है सही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले संग्रहण होता है, फिर संगठन होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर निर्वचन। तो ये कुछ इस प्रकार से क्रम में रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ स्टैटिकल मेथड इज जो है कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा रहता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा इसका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। पूछा गया इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी मुख्य विधि नहीं है। आंकड़े एकत्रित करने की, ठीक है, कौन सी जो है मुख्य विधि नहीं है। उपरोक्त सभी आंकड़े एकत्रित करने की विधियां है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें प्रश्नावली, इससे भी आंकड़े एकत्रित होते हैं। साक्षात्कार, द्वितीय आंकड़े के द्वारा, ये आपका सही जो है निकल के आ जाएगा ऑप्शन घ। ये सभी जो है आंकड़े एकत्रित करने की विधियां। आगे हम आए, इसी को अगर आप इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो ऑल ऑफ द अबव आर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ऑप्शन डी निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको और देखने को मिलेगा। एंड और में पूछा गया है आपसे कि 200 खेतों के गांव में फसल के ढांचे को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया। सर्वेक्षित 50 खेतों में 50% केवल गेहूं उगाते थे। जनसंख्या और प्रतिदर्श को पहचानना। ठीक है, 200 खेतों के गांव में फसल के ढांचे को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया, जिसमें क्या हुआ, सर्वेक्षित 50 जब सर्वेक्षण किया गया, जांचा गया, तो 50 खेतों में 50% केवल गेहूं उगाते थे। ठीक है, तो ये मान लेते एक खेत है, यहाँ पे जो है 50% जो था वहां पे क्या था, सिर्फ गेहूं उगाते थे। जनसंख्या और प्रतिदर्श को पहचानना है। तो जनसंख्या अगर हम देखें तो 200 और प्रतिदर्श 50। ऑप्शन जो ख है वो आपका निकल कर इसका राइट आंसर आएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में इसे आप देखें तो कुछ इस तरह से होगा। स्टडी वॉज कंडक्टेड टू नो द क्रॉप स्ट्रक्चर इन अ विलेज ऑफ 200 फार्म्स ऑफ द 50 फार्म्स जो है surveyed 50% only wheat identify the population and the sample। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन 200 एंड सैंपल 50। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6th वाला। एंड इसमें जो बोला गया है सही विकल्प चुनना है। एक खुले सिर वाली श्रृंखला वो होती है जिसमें पहले वर्ग अंतराल की सीमा जो है निम्न सीमा नहीं होती, ये भी सही हो जाएगा। अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा जो है नहीं दी होती, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही है, दोनों में से एक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो घ है यहाँ पे बताया हुआ है, दोनों का और खा या दोनों में से कोई एक, यानी ऑप्शन घ सही निकल कर आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बोला गया। एन ओपन एंडेड चेन इज अ चेन इन विच बोथ ए एंड बी और एनी वन ऑफ द टू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। मुद्रास्फीति महंगाई दर को निम्नलिखित में से साप्ताहिक परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है। तो वह आपका WPI, इसके माध्यम से जो है मापा जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज जो है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वीकली चेंजेस इन द फॉलोइंग। तो WPI ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। अनुसंधान विधि की प्रक्रिया में जो आंकड़े इकट्ठे किया जाता है, एकत्रित किए जाते हैं, मौलिक आंकड़े क्या कहलाते हैं, वो है प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन जो का आएगा प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन आपका का होगा।
आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें को, इंग्लिश मीडियम में देखें। द ओरिजिनल डाटा इज कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथड इज कॉल्ड, जो है वो आपका प्राइमरी जो डाटा है वो आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसी के अंदर और भी देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको, एंड इसमें पूछा गया है मिलान। सही मिलान आपको चुनना है, इसमें करना नहीं है मिलान, इसमें चुनना है आपको सही मिलान कौन सा। तो समयावधि के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण नहीं होता। एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का जो है अंतर मध्य बिंदु, ये भी नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये भी नहीं होगा। शब्द से कम व कम से कम, कम व से अधिक संबंधित है संचयी आवृत्ति श्रृंखला। ऑप्शन जो घ होगा वही सही निकल कर आ जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, चूज द करेक्ट मैच आपको चुनना है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छी प्रश्नावली में क्या प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए? अवांछनीय प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन का ही सही हो जाएगा आपका। अवांछनीय प्रश्न नहीं होने चाहिए, बाकी प्रश्नों की सीमित संख्या हो सकती है, प्रश्नों का उचित क्रम हो सकता है, सरल व छोटे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अवांछनीय प्रश्न नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन का सही निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। अ गुड क्वेश्चन नेर शुड शुड नॉट जो है कंटेंट, तो वो अनडेस्टिबल क्वेश्चन। ठीक है, आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो आपका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखें। द्वितीय आंकड़ों के प्रयोगकर्ता को जांच लेना चाहिए। क्या जांच लेना चाहिए? आंकड़ों की उपयोगिता क्या है? ठीक है, उपयुक्तता, विश्वसनीयता एंड पर्याप्तता। तो ऑप्शन अगर घ को देखें, ये उपरोक्त सभी कह रहा, तो ये सारी चीजें जो है जांच लेनी चाहिए, ये सही निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आए, इंग्लिश मीडियम में देखिए इसको। तो द यूजर ऑफ जो है सेकेंडरी डाटा शुड चेक, जो है वो आपका जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, रिलायबिलिटी, एडवोकेसी ऑफ डाटा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब 10 तक आपने जो देखा ये मैंने आपको बताया था कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 11वें पे, जहां पे पूछा गया अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो सांख्यिकी की महत्व को लेकर यहाँ पे पूछा गया कि सांख्यिकी का क्या महत्व। तो उपभोक्ता के अंतर्गत सांख्यिकी देखें तो भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने व जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी व सहायक सिद्ध होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए सांख्यिकी जो रहता है आपका, सांख्यिकी का क्या महत्व है, जो आपका सांख्यिकी है इकोनॉमिक्स में, उसका महत्व क्या है। तो एक तो भिन्न आय वाले व्यक्ति, जो आमदनी जिनकी अलग अलग होती है, तो क्या है उनके जो भी किस प्रकार वो प्रयोग करेंगे, ये क्या है अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50,000 मंथली कमा रहा है, कोई 10,000 मंथली कमा रहा है, तो उसका जो है अलग अलग हम जो है प्रयोग किस प्रकार कर पाएंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये बजट बनाने में और जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें, उत्पादन के अंतर्गत जो है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी सब आंकड़े मांग तथा पूर्ति सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी एवं सहायक है, क्योंकि इनके आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। हाँ, इसमें भी आपको फायदा मिलता है। आप देखिए उत्पादन, कोई फैक्ट्री है, मान लेते हैं फैक्ट्री, अब इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बनता है, ठीक है, कोई भी चीज मान लीजिए, हम मान लेते हैं इसके अंदर जो है फैक्ट्री के अंदर बनते हैं, इसके अंदर हम क्या ले ले, इसके अंदर हम जो है गुड़ बनाते, मान लेते गुड़ बनाते, ठीक है। अब गुड़, ठीक है, मीठा कुछ गुड़ ले लिया हमने, गुड़ बनाते इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर। तो आप देखेंगे गुड़ कितना बनाया जाएगा, यानी उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी। अब देखेंगे कि गुड़ जो है वो मार्केट में जाके तुरंत बिक रहा है, ठीक है, तो हम तो थोड़ा जैसी जा रहा है मार्केट में वैसी वो बिक जा रहा है। लेकिन जैसी अब ऐसा समय भी आता है कि गुड़ ना बिके तो कम हो जाए, तो उस समय हम अपनी उत्पादन प्रक्रिया को हम अध्ययन करते हैं कि किस समय ज्यादा बिकेगा। अब सीजन भी होता है, कौन से सीजन बिकेगा, या त्योहार कोई ऐसा आ जाता है जिसमें गुड़ की जरूरत पड़ती है, तो उस समय हमें पता चलता है कि ये गुड़ जो है इस समय जो है ज्यादा बिकेगा। तो उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, यानी कितना उत्पादन किया जाए, उसमें भी हमें इससे ही पता चलता है सांख्यिकी से। वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी, उत्पादन के विभिन्न कारकों भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सांख्यिकी के बारे में, उसका महत्व क्या है। ये 3 पॉइंट है इसके।
एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंग्लिश मीडियम में, आप इसे पढ़ सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ शो करके दिखा दूंगा, ठीक है, आप इसे जो है पढ़ सकते हैं खुद से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरेखीय चित्रीय प्रस्तुतिकरण का वर्णन करना है। तो इसके अंदर होता क्या है, तो इस विधि में पाठ्य तथा सारणीय प्रस्तुतिकरण की तुलना में आंकड़ों के द्वारा आंकड़ों का प्रभावपूर्ण और काल्पनिक तथा तुलनात्मक अध्ययन जो है आसान हो जाता है। सामान्य प्रयोग में प्रस्तुतिकरण के कई प्रकार है, उनमें से अगर हम देखें तो ज्यामितीय चित्र हो गया, आवर्ती चित्र और रेखीय ग्राफ। ये क्या है, सभी क्या है, ये है आपके प्रस्तुतिकरण के प्रकार जिसका प्रयोग किया जाता है। आपने ग्राफ देखा होगा, आपने चित्र देखे होंगे ऐसे आवर्ती चित्र, वो इसी के पार्ट है। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब आ ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 12वें क्वेश्चन में आपको और देखने को मिलेगा एंड और में पूछा गया सूचकांक के प्रकारों का वर्णन करें। तो सूचकांक के अगर हम प्रकार देखें तो 3 है यहाँ पे, कीमत सूचकांक, मात्रात्मक सूचकांक और मूल्य सूचकांक। कीमत सूचकांक में होता क्या है, तो यह एक निश्चित समय अवधि में कीमतों के होने वाले परिवर्तनों को मापता है। वर्तमान सूचकांक के उदाहरण जैसे थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह जो है लागत सूचकांक। आगे देखिए मात्रात्मक सूचकांक में, तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि उत्पादित या उपभोग वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की माप है, जैसे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज जो है किसी का उपभोग कर रहे हैं, वो खत्म हो रहा है या पैदा हो रहा है, उसके माप से है, ठीक है, उसमें वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की माप से है। मूल्य सूचकांक देखें तो इसके अंतर्गत उत्पादित या आयातित या निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन की तुलनात्मक माप की जाती है। इसके अंदर जो है वस्तुओं क्या होता है, आय या तो लेके आएंगे हम, या मतलब आयात करना या निर्यात करना, उसमें जो पैसे से संबंधित जो मूल्य है, पैसा कितने रुपए का उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसका माप किया जाता है। तो ये सूचकांक के प्रकार थे। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, दूसरा एंड तीसरा आपका दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों यानी तरीकों या विधियों का वर्णन कर। आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसकी आपको विधियां बतानी है। तो सबसे पहले कालानुक्रमिक वर्गीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें वर्गीकरण में आंकड़ों के समय संदर्भ जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही व अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यानी एक लाइन से इनको जो है टाइम पीरियड में इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है। फिर इसके बाद होता है स्थानिक वर्गीकरण, किस जगह पे है, जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा, कौन सी भौगोलिक स्थितियों पर आधारित होता है, जैसे कि कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है, कौन से जिला में, यानी स्थानिक वितरण होता है, ठीक है, स्थानिक वर्गीकरण होता है। फिर गुणात्मक वर्गीकरण होता है, गुणात्मक के अंदर जो है राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि को गुण कहते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, इन गुणों का गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों को के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। एंड तीसरा जो है मात्रात्मक, यानी उसके अंदर जो है इसका साइज आ जाएगा, कितना है, ठीक है, जैसे ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका जो है वर्गीकरण किया गया कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका आंकड़ों के वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे एक्सप्लेन करना है द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इन्हें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए आपके। तो ये आपके जो है पॉइंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4 पॉइंट। तो कुछ इस तरह से ये 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे आएंगे आप, तो इसके अंदर है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये जो लिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता विवरण तैयार करना है। इस तरह से आपका बारंबारता क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इससे जो रिलेटेड जो आंसर है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वर्ग अंतराल जो 7 का बोला गया है, मिलान चिन्ह और आवर्ती बारंबारता, तो कुछ इस तरह से तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ आएंगे। एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए, तो अन्वेषक का परिचय तथा अन्वेषक के उद्देश्य का विवरण दिया जाना चाहिए। प्रश्नावली बहुत लंबी ना होनी चाहिए। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर जो है विशिष्ट प्रश्नों की ओर, आपने देखा होगा अपनी मैथ की किताब में जब 10th में पढ़ते थे, तो जब चैप्टर स्टार्ट होता तो पहले प्रश्नावली जैसे 1.1 आया तो वो थोड़ी इजी होती थी, उसके अंदर 1.1 थोड़ी इजी, फिर 1.2 आता था, फिर वो थोड़ी उससे आगे बढ़ जाती थी, 1.3 आता था, फिर 1.4 आता था।
तो धीरे-धीरे सबसे आसान, फिर उसके बाद जो है थोड़ा कठिन, फिर इस सबसे ज़्यादा कठिन। तो ऐसे बनता है, यानी प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर जो है विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्न जो है सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाले जो है नहीं होने चाहिए। संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न के जो उत्तर है, उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? आप देखते होंगे मैथ के अंदर आपको संकेत नहीं मिलता है कि उत्तर क्या आएगा इसका। बाकी आंसर की जो है लास्ट में दे दी जाती है। ये आपका 15वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में, तो स्टेट द मेरिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे जो और ज्यादा जो है अच्छा बना सकते हैं, या अच्छे कैसे, कौन से क्वेश्चन अच्छे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरह से 7 पॉइंट लिखे हुए आप इसे पढ़ सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। समांतर माध्य के गुण तथा दोष बताने हैं। तो ये गुण अगर देखें हम, तो ये गणने में बहुत सरल होते हैं, यानी हम इसे गिनती करने में बहुत सरल होते हैं। सभी मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये समांतर माध्य का मान निश्चित रहता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ती। ये तो हो गए इसके गुण, जो समांतर माध्य हो गए उसके गुण। अगर हम इसकी दोष की बात करें तो सीमांत मूल्य का प्रभाव रहता है। गलत निष्कर्ष संभव जो है, यदि आंकड़े गुणात्मक तो माध्य संभव नहीं, ग्राफ से माध्य जो है वो संभव नहीं। तो ये इसके दोष है, इसकी कमियां है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंग्लिश मीडियम में। आप देख सकते हैं स्टेट द मेरिट्स और जो है डीमेरिट्स ऑफ जो है अर्थमेटिक जो है मीन, यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी एंड शॉर्टकमिंग यहाँ पे आपके दिए हुए, ठीक है, गुण है ये, एंड ये जो है इसके दोष है। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 16वां। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, वर्गीकरण का समावेशी विधि से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। इस विधि में क्यों तथा कैसे वर्ग अंतराल में समायोजन किया जाता है और इसे अपवर्जी बनाया जाता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो वर्गीकरण का समावेशी विधि से क्या तात्पर्य, तो समावेशी विधि में क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा दोनों ही वर्ग अंतराल का हिस्सा होती है। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए 10 19 हो गया, 20 29 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझाने के लिए लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। एंड वर्ग अंतराल के बीच समायोजन देखे अगर हम, यहाँ पे क्वेश्चन था इस विधि में क्यों तथा कैसे वर्ग अंतराल में समायोजन किया जाता है। तो वर्ग अंतराल में समायोजन देखे तो सर्वप्रथम सबसे पहले वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे घटा के 1 आ गया है। प्राप्त किए गए अंतर को जो है 2 से विभाजित कीजिए। जैसे 1 को 2 से विभाजित किया तो कितना आ गया, अब 0.5 आ गया। अंत 0.5 को निम्न सीमाओं में से घटाना तथा उच्च सीमाओं से जो है जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सभी वर्गों का निम्न सीमा जो है यहाँ पे 0.5 घटाना है हमें। तो 10 से 0.5 यहाँ पे घटा दिया, कितना आ गया 9.5, एंड 20 से घटाएंगे तो 19.5 आ गया। अब सभी वर्गों की उच्च सीमा में जो है हमें कितना जोड़ना है, 0.5 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे ये आपका 19.5 आएगा अगर जोड़ दें। फिर समायोजन के पश्चात नए वर्ग जो है यहाँ पे देखिए आप 9.5 जो है माइनस यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे बताया गया है, ये आपका बन गया है। तो कुछ इस तरह से जो है ये आंकड़े बन जाते हैं। ये आपका है आंसर। ठीक है, कि प्राप्ति और श्रृंखला जो है अपवर्जी बन जाती है। कुछ इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी को इंग्लिश में देखेंगे आप, व्हाट इज मीन बाय जो है इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 17वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, एंड इसके आंसर्स आपके दिए हुए आप इसे देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है ये। एंड जो है एडजस्टमेंट बिटवीन क्लास इंटरवल्स, तो कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी बोलते हैं, और ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 18वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की, तो वो होती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये देख सकते हैं ना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको।
कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करूँगा, नहीं करूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी आसान है, बशर्ते आप थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से है, राम इस वर्ष मेरी मक्का की फसल खराब हुई। बेसिकली कन्वर्सेशन दे रखा है वो यहाँ पर। फिर कृष्णा कहता है चिंता मत करो, पूर्ति की मात्रा कम होने से बढ़ी कीमत इसकी भरपाई कर देगी। ठीक है, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली जा रही है। राम कहता है कि इस वर्ष मेरी मक्का की जो फसल है वो खराब हुई, लेकिन कृष्णा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि चिंता मत कर भाई, ठीक है, जो पूर्ति की मात्रा है वो कम होने से बढ़ी कीमत इसकी भरपाई कर देगी, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइसेस होंगे हमारे वो हाई रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सीता का एंट्री हो जाता है, सीता जी का। ये बोलती हैं मौसम परिवर्तन से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, कुछ वर्ष बुरे हैं और दूसरे अच्छे। ठीक है, राधा कहती है सरकार को प्रत्याभूत करना चाहिए कि हमारी आय में गिरावट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारा कि इस वार्तालाप में आदर्शात्मक जैसे कि वक्तव्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसके अंदर सुझाव दिया गया है, सजेशन ही तो दिए गए हैं, है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो घ वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम कहते हैं कि दिस ईयर माई मैज क्रॉप हैज़ बीन डैमेज। फिर कृष्णा यहाँ पर कुछ बातें बोल रहा है कि कोई बात नहीं भैया, यहाँ पर अगर आपका ये दिक्कत हुआ है तो अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विल मेक अप फॉर द इंक्रीज प्राइस, यानी कि प्राइस अब बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई जो है वो कम है, जाहिर सी बात है कि नहीं। फिर सीता जी की तरफ से यहाँ पर बातें बोली जा रही, फिर राधा जी की तरफ से बोली जा रही। तो ये सब सजेशंस है बच्चों, है कि नहीं। द आइडियल स्टेटमेंट इज गिवन इन दिस कन्वर्सेशन इज सजेशंस। ठीक है, आपका सजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि सेब की मांग की कीमत लोच का गुणांक है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 1.5, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। इफ द जैसे कि कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एप्पल्स इज 1.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, मांग लोचदार है, कीमत में 10% की वृद्धि होने पर मांग मात्रा में 15% की कमी होगी बच्चों। डिमांड इज इलास्टिक, अ 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन अ 15% डिक्रीज इन जैसे कि क्वांटिटी डिमांड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से रहेगा और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका अभिकथन और कारण वाला रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका अभिकथन है वो क्या कह रहा है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है जी, और कारण कह रहा है कि पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करते समय वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर सभी अन्य कारकों को समान रखा जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए दोनों बात लगभग सही कही जा रही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कथन बी दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए की सही विवरण देता है, यानी सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं असर्शन एंड रीजन दिया गया है और ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अथवा में देखिए अभिकथन में क्या कह रहा है कि एक उत्पादक तब संतुलन में होता है जब उसको प्राप्त होने वाला लाभ अधिकतम होता है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक फ़ोन बना रहे हैं, ठीक है, आपकी एक फ़ोन की कंपनी है, तो आप तब बैलेंस में रहेंगे जब आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला लाभ होगा, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो अधिक रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप बैलेंस होकर के चलेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर कारण दे रहा है कि जब सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होता है तब उत्पादक के लाभ अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अभिकथन ए तो सही है, बिल्कुल मतलब सत्य है, लेकिन कारण आज जो बोला गया है ना कि सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं तब उत्पादन के लिए लाभ अधिकतम होता है, तो ये असत्य है बच्चों। ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन दिया गया है कि अ प्रोड्यूसर इज एंड इन जैसे कि इक्विलिब्रियम व्हेन हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम। ठीक है जी, एंड रीजन दे रखा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल
द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अर्सेशन है वो करेक्ट है, तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अर्सेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स करके। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए 21वें क्वेश्चन के अंदर, ये भी आपका अभिकथन कारण वाला है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र एकाधिकार का मांग वक्र से अधिक लोचदार होता है, ठीक है जी। और कारण क्या कह रहा है कि एकाधिकार बाजार रूप की तुलना में एकाधिकारिक जैसे कि प्रतियोगिता बाजार रूप में वस्तु के अधिक स्थानापन्न जैसे कि पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और कारण आर जो है अभिकथन ए का सही यहाँ पर विवरण है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 11th की इकोनॉमिक्स जो है ना थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू 12th की इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कृष्णा सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और अदर सब्जेक्ट 11th क्लास के पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं जो है 12th क्लास को पढ़ाता हूँ, तो मैंने कंपेयर किया है तो 11th की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टफ है एज़ कम्पेयर टू 12th, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि हर एक बच्चा जो है समझ सके। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और मैं भी आपको समझाते हुए चलूँगा। क्लियर है बच्चों? बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, एंड आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या है हमारा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रूप में उद्योग कीमत निर्धारक होती है तथा फर्म कीमत स्वीकारक होती है, ठीक है। इसका इंग्लिश देखते हैं एक बारी। इंग्लिश में इस तरह से, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म इंडस्ट्री इज प्राइस डिटरमाइंड एंड फर्म इज प्राइस जैसे कि एक्सेप्टेड, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात लगभग बोल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म समरूप उत्पादक बेचते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ यहाँ पर सही कही जा रही है एक तरह से, है कि नहीं। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और कारण आर अभिकथन ए का सही विवरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका। दोनों बात तो सही बोली जा रही है, लेकिन सही विवरण नहीं दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या है बच्चों कि एकाधिकार फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है जी, क्योंकि कीमत को घटाकर ही ज़्यादा उत्पाद बेचा जा सकता है। जाहिर सी बात है, कीमत को अगर हम घटाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर अपना जो उत्पाद है उसको बेच सकेंगे। जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम बेचेंगे प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर कारण है कि एकाधिकार बाजार में, ठीक है, सीमांत आगम औसत आगम से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन ए सत्य है, लेकिन कारण आर जो है असत्य है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में एक बार देखेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैं यहाँ पर एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये, कि अगर आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम में समझ नहीं आता है तो एक बार उसका इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है ना, थोड़े से टफ वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं, पर्यायवाची वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक बार इंग्लिश वर्जन देखिए। यहाँ पर सेशन में क्या बोला गया था, द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज स्लोपिंग बिकॉज मोर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ओनली आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस, है कि नहीं। मोनोपोली फर्म यानी इस तरह से बात कर रहा है कि जब मोनोपोली होती है इस तरह से, ठीक है, वहाँ पर अगर हम प्राइस वगैरह घटाते हैं तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। रीज़न दे रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू इन अ मोनोपोली मार्केट। तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अर्सेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की 4 इकाइयाँ उत्पादित करने की औसत लागत यहाँ पर 40 रुपये है। यदि 5 इकाइयों पर जो सो कि कुल स्थिर लागत 50 रुपये है तो कुल परिवर्तनीय लागत होगी। तो कुल परिवर्तनीय लागत कितनी होगी, तो वो होगी बच्चों यहाँ पर 110, ठीक है बच्चों। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल इज 40 रुपीज़।
इफ द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स इज 50 रुपीज देन द टोटल जो है कि वेरिएबल कॉस्ट विल बी, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ पर 110। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे संतुष्टि का बिंदु कहा जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता शून्य यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो जब होता है तो इसको हम लोग यहाँ पर संतुष्टि का बिंदु कह सकते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं इसको। क्लियर है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पर आपका होगा मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इसको हम लोग कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। तो वो है बच्चों आपका आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देना या देगा करके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो वो होगा आपका यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री, तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, कि भैया आय का अगर समान वितरण होगा तो भारत को ये निर्धनता मुक्त बना देगा। देखिए इतना तो आसान नहीं है, लेकिन करने से क्या ही पॉसिबल नहीं है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन, कोई उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, यह निर्भर करता है कि भैया वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय कितनी है। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी कंज्यूमर कैन बाय डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, या कंज्यूमर कहिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए कि एक फ़ोन है, ठीक है, तो वो फ़ोन हमारा यहाँ पर 10,000 का है, 10K लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक इंसान है उसकी सैलरी 15,000 की है, कितनी है, 15,000 की सैलरी है उसकी। ठीक है, अब वो चाहे तो कितना खरीद सकता है, एक फ़ोन का हमारा जो मोबाइल का कॉस्ट था वो कितना है हमारे यहाँ पर, वो है 10,000, तो अगर 15,000 कमा रहा है 5,000 रुपये बचा लेगा, 10,000 में एक फ़ोन खरीद लेगा, है कि नहीं। तो उसका जो इनकम है वही तो 15,000 है। 15,000 के अकॉर्डिंग देखा जाए 10,000 का हमारा फ़ोन है, जो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो 10,000 है, तो वो एक ही तो खरीद पाएगा ना। वहीं उसकी सैलरी होती यहाँ पर 25,000, तो 5,000 बचाता, 20,000 में 2 फ़ोन खरीद लेता। समझ रहे हैं आप। तो कोई उपभोक्ता यानी कोई कंज्यूमर जो सो कि वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, यह निर्भर करता है वस्तुओं की कीमत कितनी है और उपभोक्ता की आय कितनी है। इन दोनों को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं कि कितना यहाँ पर वो खरीद सकता है। क्लियर है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हाउ मच क्वांटिटी अ कंज्यूमर कैन बाय डिपेंड्स ऑन जैसे कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कस्टमर। क्लियर है, ठीक है। कस्टमर कहिए कंज्यूमर कहिए, कंज्यूमर ज़्यादा बेटर लगेगा, कस्टमर तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस जैसे कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन कि वस्तु की पूर्ति संबंधित है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित होता है ये, तो समय के बिंदु पर वस्तु की वह विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत है उसके ऊपर वस्तु की जो पूर्ति होती है यानी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो रिलेट करता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू, यानी कि वस्तु की जो पूर्ति हो रही है वो किससे संबंधित होता है, तो किसी समय बिंदु पर वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो होती हैं उसकी विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए जो प्रस्तुत की जाती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या उत्पादन करे की समस्या की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी हमने पढ़ा था ना इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि क्या उत्पादन करे, ये जो समस्या है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए व्याख्या कर देते हैं। यहाँ पर आंसर इस तरह से रहेगा कि एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संभव जो सो कि सम्मिश्रणों का उत्पादन कर सकती है। समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था इन सम्मिश्रणों में से किस सम्मिश्रण का चयन करेगी। ठीक है, यह वस्तुओं व सेवाओं के चयन की समस्या है। यह एक वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाता है, ठीक है, तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कम संसाधन बचेंगे। मतलब कि ओवरऑल मान लेते हैं कि हमारे पास 100% संसाधन है। कितना परसेंट है,
100% है, उसमें से अगर हम 60% या फिर 70% कोई एक ही चीज़ को बनाने में लगा देते हैं तो हमारे पास अन्य चीज़ों को बनाने के लिए कितना परसेंट बचा, लगभग 30% के आसपास बचा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी एक चीज़ पर हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। डाइवर्सिफाई करना है अपनी इकोनॉमी को, समझ रहे हैं आप, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में भी हमें यहाँ पर घुसना है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रख सकें, है कि नहीं। अतः अर्थव्यवस्था के समक्ष यह समस्या होती है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि संसाधन सीमित है तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सिस है वो लिमिटेड है, ठीक है, और उसका हम यहाँ पर अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं वैकल्पिक रूप से। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और इसमें से मिला जुला करके भी आपने आंसर लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बच्चों, ये आपका किताबी लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर मैं 100% मान के चल रहा हूँ यहाँ पर किताबी लैंग्वेज को, इसमें से अगर आप 50% भी यूज़ कर पाए ना आंसर लिखते वक्त अपने पेपर में, तो आपका जो कॉपी चेक किया जाएगा टीचर के द्वारा, तो टीचर काफ़ी खुश हो जाएंगे और फुल मार्क्स देंगे, इसकी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, नारियल अन्ना की तरह बात कर रहा हूं मैं। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के बीच में अंतर यहाँ पर आपको बताना है और प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सामान्य वस्तु क्या होता है। देखिए सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग जो सो कि क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ती है, अतः आय और मांग में घनात्मक संबंध पाया जाता है अथवा आय प्रभाव घनात्मक होता है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सामान्य वस्तु की कैटेगरी में आएगा। जैसे घर में फ्रिज होता है, ठीक है, पंखा होता है, कूलर होता है या फिर मिक्सी होता है, अन्य चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका जैसे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, समझ रहे हैं, ये आपका यहाँ पर बताया गया, ये सामान्य वस्तुओं की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि जो विक्रेता है मतलब क्रेता है, जो खरीदने वाले हैं, उनका आय बढ़ने पर इनकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो सोचेंगे चलो ये चीज़ों को खरीद लेते हैं ताकि हमें घर में खाना बनाने में, यहाँ पर बर्तन धोने में और अन्य चीज़ों को करने में आसानी हो। तो ये सामान्य वस्तु हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो घटिया वस्तुएं होती हैं, जिनको हम लोग निम्न कोटि की भी वस्तुएं कहते हैं, इनके बारे में। तो देखिए जो घटिया वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं को हम लोग कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर घटती है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए जो क्रेता है उनकी आय यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो डिमांड है वो घट जाएगी, अतः आय और मांग में ऋणात्मक संबंध यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि माइनस में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज तथा मोटा कपड़ा, इसमें क्या होता है, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो यहाँ पर इनकी डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसका अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कीमत विभेद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बताया गया है वह स्थिति जिसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है, सामान्यतः यह लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है, ये आपका कीमत विभेद कहलाता है। देखिए काफ़ी इजी है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें बोल रहा है ये एक ऐसा सिचुएशन होता है ना जिसमें जो एकाधिकारी होता है, जिसकी जो मोनोपोली होती है, वो एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है। मान लीजिए कि एक इंसान है जो एक क्रेता है, ये ए नाम का इंसान है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो जज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये ए नाम का इंसान है, इसको फ्रिज खरीदना है, ठीक है, और मार्केट में फ्रिज बेचने वाला एक ही कंपनी है, वो है हमारा यहाँ पर सपोज कर लेते हैं XYZ, ठीक है। ये एक फ्रिज की कंपनी है XYZ जो कि यहाँ फ्रिज बेचता है, और ये एक बी नाम का इंसान है, ये एक बी नाम का इंसान है, इसको भी फ्रिज खरीदना है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ बी, ओके। अब ये ए नाम का इंसान जो है फ्रिज खरीदने गया तो इसको मिला 10,000 का, 10K का, ठीक है।
अब ये बी नाम का इंसान जो है ये फ्रिज खरीदने गया तो इसका मिला 12,000 का, 12K का। क्यों? क्योंकि फ्रिज बेचने वाली जो कंपनी है उसका मोनोपोली है, मार्केट में कोई और है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कीमत विभेद के अंदर क्या होता है, ये वो स्थिति होती है, वो सिचुएशन होता है जिसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है, और सामान्यतः ये लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके इसलिए ये चीज़ें की जाती है। अब यहाँ पर समझिए वस्तु विभेद क्या होता है। इसमें मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये वो स्थिति होती है जिसमें एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न उत्पादक अपनी वस्तुओं को उसकी बनावट, आकार, पैकिंग और ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के अनुसार विभेदीकृत या फिर भिन्न प्रकार का बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह वे इसलिए करते हैं ताकि बाजार में विरोधी फर्मों से ग्राहकों को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित कर सके, यानी कि अपनी ही पैकेजिंग को थोड़ा और अट्रैक्टिव, थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ मोनोपोली तो है नहीं, तो वो बेच सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। समझ रहे हैं आप? इसलिए थोड़ा सा यूनिक बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा वस्तु विभेद होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30वां क्वेश्चन क्या है कि समझाइए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको समझाना है कि कोई भी वस्तु उसकी संतुलित या संतुलन कीमत जो होती है उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है। ठीक है, उत्पादन के लेवल पर जब उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वहीं पर उसकी जो कीमत है, संतुलित कीमत, वो क्यों निर्धारित कर देती है कंपनियां, जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे जितना वह खरीदना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए क्लियर कट बोल दिया है, अगर जो मांग है, समझ रहे, डिमांड जो है वो पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उतनी वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। अतः क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी जिसके परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ने लगती है, जिसके कारण मांग में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार होने लगता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। 31वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए कि समस्या जो है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने पहले भी देखा है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके आंसर को रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, एंड आंसर इस तरह से आपको लिखना है। द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, मतलब सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टेक्निक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, है कि नहीं? तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। चलिए, इसी में आपको एक अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के प्रभाव को दो श्रेणियों में विभाजित करके निम्न प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है, उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं कंज्यूमर, जो चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हमारी यहाँ पर जब जैसे कि आय में परिवर्तन होगा, इनकम में चेंज होगा, तो वस्तु की मांग में भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ की डिमांड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर आय प्रभाव धनात्मक एवं कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, ये सामान्य वस्तुओं के अंदर आएगा। यानी कि अगर कंज्यूमर यानी हम लोगों का इनकम बढ़ेगा तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि आय में कमी होती है तो इसकी मांग में भी कमी हो जाती है। यानी कि अगर हमारी यहाँ पर सैलरी वगैरह कम आएगी हमारे पास तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला होता है निम्न कोटि की वस्तुएं, जिसमें क्या होता है कि ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग जो है वो कम हो जाती है। देखिए उल्टा होता है इसमें, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी विपरीत यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है।
यानी हमारी सैलरी वगैरह कम आएगी, हम पैसा कम कमाएंगे तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको इस तरह से लिखते हुए चलना है, नॉर्मल गुड्स एंड लो ग्रेड गुड्स करके, इसके बीच में आपको अंतर बता देना है। बेसिकली यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 32वां क्वेश्चन क्या है कि कुल बंधी लागत व कुल परिवर्ती लागत के बीच उदाहरण की सहायता से अंतर कीजिए। ठीक है, तो कुल बंधी लागत क्या होता है जी? तो यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर भी स्थिर रहती है। ये आपका कुल बंधी लागत के अंदर आएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों इसका। टोटल टाइड ऑफ अप कॉस्ट इट रिमेन्स द सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इट रिमेन्स कंसिस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट रहता है इस तरह से, है कि नहीं? क्या? कुल बंदी लागत करके। ठीक है, इसी में बताया गया है कि उत्पादन के शून्य स्तर पर भी यह शून्य नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन जीरो एक तरह से, तो उसका जीरो लेवल पर भी है तो भी ये जीरो नहीं होता है। इसका वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा ना, ये एक इस तरह से होता है, ये वाई अक्ष ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका वक्र जो है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए किराया, स्थायी जो सी कर्मचारी का वेतन, तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। अगला है कुल परिवर्तनीय लागत, ये क्या होता है जी? तो यह उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर यह बढ़ जाती है तथा उत्पादन में कमी आने पर यह घट जाती है। ठीक है, ये कुल परिवर्ती लागत होती है। और उत्पादन के शून्य स्तर पर यह भी शून्य होती है। ठीक है, वो शून्य नहीं हो रहा था लेकिन ये शून्य हो जाता है। इसका वक्र कुल लागत वक्र के समानांतर होता है। और उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी व कच्चे माल की लागत, ये हमारे यहाँ पर कुल परिवर्ती लागत के अंदर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफरेंशिएट जो सो कि बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो टोटल यहाँ पर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके बारे में बताया गया है, एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ये देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में काफ़ी आसान है बच्चों आपकी इकोनॉमिक्स, मैं कहूँगा। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी टफ है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं ना जो काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा आसानी से, जितना आसानी से समझा सकूँ उतने आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप वीडियो पर एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाएगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, जिसको घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं आप। उसको आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अभी तो कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है और हिंदी है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हम जो है यहाँ पर अच्छे से आपकी करवा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 33वां क्वेश्चन क्या है? इस तरह से दिया गया है बच्चों कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वर्णन करें तथा इसके तीनों चरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण सारा यहाँ पर बताया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर ये प्रथम चरण के बारे में बताया गया है, फिर द्वितीय चरण आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये देख सकते हैं, फिर आएगा आपका तृतीय चरण। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसको चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको दिया गया। देखिए हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो मुझे लगेगा कि आपको बता देना चाहिए वो मैं बता दूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको अब यहाँ पर बता दूंगा। लिमिटेड क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन एक बारी देख लेते हैं ढंग से। ठीक है, तो 34वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर में ही
बेकरी की दुकान चलाता है, ठीक है जी, मान लिया। इस व्यक्ति एक्स ने पूंजी के रूप में यहाँ पर इतने रुपए निवेश किए, ठीक है बच्चों, इतने रुपए यहाँ पर निवेश किए वैसे इसने, तो 4 लाख रुपए यहाँ पर डाले हैं इसने। एबीसी बैंक ने 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर यहाँ पर इतने रुपए उधार भी लिए हैं इसने, मतलब कि इतने तो टोटल इसने इन्वेस्ट किए हैं, क्लियर है बच्चों, और इतने इसने उधार लिए हैं। कितने उधार लिए हैं भैया, तो यहाँ पर इसने 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जा लाख, ठीक है जी। तो 2 लाख रुपए इसने उधार ले लिए हैं। इस व्यक्ति ने 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक प्रबंधन को, यानी कि एक मैनेज करने वाले को भी रखा है। इस बेकरी दुकान का महीने का आरोपित किराया यहाँ पर 20,000 रुपये है। अब ये तो हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अस्पष्ट लागत की परिभाषा लिखिए। तो अस्पष्ट लागत क्या होता है? अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक द्वारा प्रयुक्त निजी कारकों की मानित लागत होती है। इसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इस व्यक्ति की सालाना अस्पष्ट लागत की गणना कीजिए यदि इस व्यक्ति एक्स की स्वयं की सेवाओं का आरोपित मूल्य यहाँ पर 3 लाख है, ठीक है। तो देखिए सालाना लागत बराबर में स्वयं की पूंजी यहाँ पर लगा देंगे, प्लस में यहाँ पर बेकरी दुकान का साल का किराया, और प्लस में मालिक की स्वयं की सेवाओं का आरोपित मूल्य, ये टोटल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 5,72,000 रुपये। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाना स्पष्ट लागत की गणना कीजिए। तो सालाना स्पष्ट लागत यानी कि फिक्स जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो उसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, सालाना स्पष्ट लागत बराबर में उधार का ब्याज, ठीक है, इतना है हमारा, और 8% के रेट से है। तो प्रबंधन प्लस में प्रबंधन की साल की सैलरी, तो ये निकालेंगे तो 1,96,000 रुपये के आसपास हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्र को पूरा कीजिए। लागत बराबर में स्पष्ट लागत प्लस में अस्पष्ट लागत प्लस में क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस में होगा सामान्य लाभ, यानी कि जो नॉर्मली हमारा प्रॉफिट होता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। फिर आपसे पूछा है कि डिफाइन अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट क्या होता है। तो अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट आर जैसे कि एस्टिमेट्स ऑफ प्राइवेट फैक्टर्स यूज बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इस कॉस्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स जनरल बेनिफिट्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द एनुअल अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन एक्स इफ द जैसे कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन सर्विसेज ऑफ दिस पर्सन एक्स इज 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से निकालेंगे तो 5,72,000 यहाँ निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द एनुअल जैसे कि एक्सप्लोसिव कॉस्ट, तो यहाँ पर ये निकल करके आएगा 1,96,000। एंड लास्ट में यहाँ पर हमें इस फॉर्मूला को कंप्लीट करना था, तो इस तरह से कंप्लीट होगा, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लोसिव कॉस्ट प्लस में अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट प्लस में ओरिजिनल जैसे कि ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो निकल करके आ रहा है, लास्ट में ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, यानी सामान्य जो लाभ होता है ना वो।